हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस.के. वर्मा और हम कर रहे थे 10वीं विज्ञान का पार्ट नंबर 6 जैव प्रक्रम। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको अमीबा और पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है इसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, पैरामीशियम में पोषण की प्रोसेस मैंने आपको बताई। आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे मनुष्य में पोषण। ठीक है, मनुष्य इंसान मतलब कि हम में पोषण कैसे होता है, हम फूड को भोजन को कैसे खाते हैं, कैसे उसको पचाते हैं, कैसे उसको अवशोषित करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना, हमारे अंदर जो पोषण है मतलब जो फूड को खाना, भोजन को खाना और उससे एनर्जी लेना, वो जो प्रोसेस है कैसे कंप्लीट होती है। पोषण जो कंप्लीट होने के लिए दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहला तो आहार नली, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियाँ, जो कि पाचन में हेल्प करती है। ठीक है, मनुष्य में पोषण एक तो आहार नली और पाचन ग्रंथियाँ उसकी सहायता से होता है। आहार नली क्या होता है? आहार नली आपके मुंह से लेके जो एनस है, एनस मतलब जो सुराख, जो ओपनिंग जिसके थ्रू आप वेस्ट मटेरियल को टॉयलेट वगैरह जाते हो, उसको बोलेंगे हम एनस। ठीक है, मुंह से लेके एनस तक, एनस को हिंदी में गुदा कह देते हैं, गुदा। तो मुंह से लेके गुदा तक जो ट्यूब है आपकी, उसको बोलेंगे हम आहार नली। पिक्चर के अंदर आपको दिखाता हूँ, ये मुंह से लेके ये ट्यूब यहाँ से यहाँ गई और उसके बाद और ये आ गई, ये आने के बाद और ये होता है गुदा या एनस, और ये मुंह से लेके गुदा तक जो ट्यूब है ना, उसको बोलेंगे आहार नली। ठीक है, और पाचन ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जो कि रिसाव छोड़ेंगी। रिसाव के अंदर एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या करेंगे, पाचन में मदद करते हैं। तो देखिए एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आहार नली। आहार नली क्या है? एक ट्यूब के आकार की संरचना है। ट्यूब के आकार की संरचना है जो मुंह से गुदा तक मतलब एनस तक फैली होती है, और इस ट्यूब में से ही भोजन गुजरेगा, इसका पाचन होगा, और जब वो अच्छी तरह से पच जाएगा तो ये छोटी आंत वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो है वो भोजन ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस ट्यूब में से भोजन पाचन और अवशोषण मतलब सोखने के दौरान गुजरता है। एलिमेंट्री कनाल में से ही भोजन गुजरेगा, उसी में पाचन होएगा, और उसके किसी खास हिस्से में क्या होगा, भोजन अवशोषित कर लिया जाएगा, पचा हुआ भोजन अवशोषित कर लिया जाएगा। छोटी आंत में अवशोषित होता है भोजन, पचा हुआ भोजन। तो आहार नली की डेफिनेशन आपको पता लग गई। अब आहार नली के पार्ट पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट की बनी होती है आहार नली। ठीक है, निम्नलिखित भागों में आहार नली बटी होती है। सबसे पहले होता है मुंह, ये मुंह आपका, और जो आपकी जीभ वगैरह दांत वगैरह जो कैविटी होती है जिसके अंदर आपके जीभ दांत वगैरह पड़े होते हैं, उसको बोलेंगे मुख गुहा या बक्कल कैविटी। तो पहला पार्ट हो गया मुंह, फिर आ गया ये बक्कल कैविटी या मुख गुहा। फिर ये वाला जो हिस्सा देखो आप, इसको बोलेंगे हम ग्रसनी। एक कीप की तरह, कीप के आकार का की संरचना होती है। यहां से खाया हुआ खाना आएगा आपका, और यहां से आपकी जो सांस लेते हो ना, हवा आएगी। ठीक है, कॉमन रास्ता है खाने के लिए भी और हवा के लिए। हवा भी यहां से होकर गुजरेगी, खाना भी यहां से होकर गुजरेगा। इस हिस्से को बोलेंगे हम ग्रसनी। तो उसके बाद आता है ग्रसनी, या इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। फिर आता है फूड पाइप या ग्रसिका। ग्रसनी के ठीक नीचे ये जो आ गई फूड पाइप आ गई, यहां तक, यहां से लेके यहां तक फूड पाइप, या बोलेंगे इसको ग्रसिका। फिर आ गया अमाशय या स्टमक। फिर यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके और ये देखो ये मुड़ी हुई पाइप है यहां तक, इसको बोलेंगे हम छोटी आंत या शुद्ध आंत्र भी बोल देते हैं, शुद्ध आंत्र। ठीक है, आपने छोटी आंत से याद रखना है, छोटी आंत। शुद्ध आंत्र भी एक ही बात है, शुद्ध आंत्र। कैसे लिखेंगे छोटी आंत को? शुद्ध आंत्र। ठीक है, छोटी आंत एक ही बात है, आप छोटी आंत याद रख लो, आसान रहेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर आता है ये बड़ी आंत, यहां से लेके और ये यहां तक, इसको बोलेंगे बड़ी आंत, या इसको बोलते हैं हिंदी में बृहदांत्र। बड़ी आंत, बृहद मैंने बड़ी, आंत्र मैंने आंत। ठीक है, तो आपने बड़ी आंत याद रखना है, बाकी पता होना चाहिए बृहदांत्र भी बोलते हैं उसको। और फिर लास्ट में आ जाता है गुदा, ये वाला जो हिस्सा ना, इसको बोलेंगे गुदा या एनस। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपका? मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर गुदा। ये क्या हो गए?
आहार नली के पार्ट मतलब हिस्से हो गए। उसके बाद आता है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, ग्रंथियां होती क्या है? पाचन ग्रंथियां कोशिकाओं का समूह है। ये कोशिकाओं का समूह है। ये क्या छोड़ेगा? कोई ना कोई रिसाव छोड़ेगा, और इस रिसाव के अंदर क्या होता है? एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या करेंगे? भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं का समूह जो पाचन में मदद करने वाले स्पेशल विशेष एंजाइम छोड़ता है, उसे क्या बोलेंगे? कोशिकाओं के समूह को पाचन ग्रंथि बोलेंगे। ठीक है, और पाचन ग्रंथियां होती है 3 प्रकार की। एक होती है लार ग्रंथियां, जो आपके मुंह में पड़ी होती है। 2 तो होती है यहाँ पे, 2 होती है जीभ, जीभ उठाओगे जीभ के नीचे यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट और राइट में, और 2 होती है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, 2 4 और 2 6, 3 जोड़े हो गया, या 6 लार ग्रंथियां टोटल 6 होगी। ठीक है, टाइप होती है 3, एक टाइप ये है, एक टाइप जीभ के नीचे, एक टाइप ये। ठीक है, लार ग्रंथियां 3 टाइप की होती है, और टोटल अगर बोलेंगे ना कितनी होती है? 6 होती हैं। तो लार ग्रंथियां होगी एक तो, ठीक है, जो कि 3 टाइप की होती है। फिर यकृत या लीवर, ये पिक्चर में आपको लीवर दिखाई दे रहा है, आपके बॉडी के राइट साइड में होता है, स्टमक के साइड में। ठीक है, और फिर लास्ट आती है ग्रंथि अग्नाशय या पेनक्रियाज। आपने पेनक्रियाज नाम सुना होगा, अग्नाशय हिंदी के अंदर शायद ना सुना हो। अमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय होता है। ठीक है, ये अग्नाशय होता है। लीवर से भी एक ट्यूब आती है, ये इसको बोलते हैं पित्त की थैली। लीवर से भी एक ट्यूब आती है जो कि छोटी हाथ के ऊपर वाले हिस्से में खुलती है, और अग्नाशय से भी एक ट्यूब आती है जो कि छोटी हाथ के ऊपर वाले हिस्से में खुलती है। देखो ये ट्यूब आ रही है और ये खुल रही है, और यहाँ ट्यूब आ रही है, ये खुल रही है। ठीक है, और इससे एंजाइम निकलेगा, इससे भी एंजाइम वगैरह निकलेंगे, और जो भी क्या निकलेगा वो क्या करेंगे? भोजन के पचाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप की ये पाचन ग्रंथियां, जो लार ग्रंथियां, लीवर और पेनक्रियास। ठीक है, तो ये पाचन ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा। तो देखिए आहार नली आपने पढ़ लिया, आहार नली के पार्ट आपने पढ़ लिए। पाचन ग्रंथियां होती क्या, ये पढ़ लिया। पाचन ग्रंथियों के टाइप पढ़ लिए, कौन कौन सी पाचन में मदद करती हैं। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन के चरण, मतलब मनुष्य में जो डाइजेशन होता है ना, फूड आप खाते हो, तो उस कौन कौन से स्टेप में कंप्लीट होएगा, कैसे क्या क्या होएगा। ठीक है, तो देखिए मनुष्य में पाचन कैसे स्टेप वाइज होएगा। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप? भोजन जो है मुंह के द्वारा आप ग्रहण करोगे। ठीक है, दांतों के नीचे चबाने के लिए। ठीक है, खाने को आप मुंह के द्वारा डालोगे अपने मुंह में, और मुख गुहा मतलब बक्कल कैविटी, जिसके अंदर क्या पड़े होते हैं? आपके दांत और जीभ पड़े होते हैं। तो मुख गुहा में मौजूद दांत भोजन को बारीक बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो दांत का काम क्या होगा? भोजन को बारीक बनाना। और लार ग्रंथियों का काम क्या होगा? मैंने बताया था ना, लार ग्रंथि यहाँ होती है, यहाँ होती है, और जीभ के नीचे, उनसे ट्यूब आएंगी मुंह के अंदर, लार छोड़ती है वो। तो लार ग्रंथि क्या करती है? लार छोड़ती है। लार का काम क्या होगा? लार के अंदर एक लार अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो मुंह से पानी निकलता है ना, जैसे कोई आपको अच्छी स्मेल आती है, अच्छा टेस्ट होता है, मुंह से पानी अपने आप निकलता है, उसके अंदर क्या होता है? लार अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि जो खाना आप खाते हो उसके अंदर स्टार्च जो होती है उसको तोड़ने में मदद करेगा, उसको पचाने में मदद करेगा। कौन सा एंजाइम है? लार अमाइलेज, याद रख लेना इसको। ठीक है, और लार जो है एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर होता है, जैसे तेजाब का होता है, तो वो गलाने में मदद करती है भोजन को, ताकि भोजन सॉफ्ट बन जाए, जो आपने खाना खाया वो सॉफ्ट बन जाए, दांतों के नीचे से आसानी से वो टूट सके। ठीक है, और जो अम्लीय स्वभाव है लार का, वो बैक्टीरिया को मारने में भी मदद करता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं एसिडिक इफेक्ट से। ठीक है, और क्या काम है? लार भोजन को चिकना बनाने में भी हेल्प करती है, ताकि भोजन निकलने में प्रॉब्लम ना आए, बारीक टुकड़ों में बांटने के बाद। ठीक है, आसानी से निकला जा सके। तो लार में देखो एक तो एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचाने में हेल्प करेगा, फिर चिकना बनाने में हेल्प करेगा, और बैक्टीरिया को मारने में भी हेल्प करेगा लार। ठीक है, ये 3 काम हो गए लार के। अच्छा, जीभ का काम क्या होगा? क्योंकि आपकी मुख गुहा के अंदर तो जीभ भी होती है। जीभ क्या करेगी? भोजन को दांतों के नीचे धकेलने में हेल्प करेगी, लार के साथ भोजन को मिक्स करने में हेल्प करेगी। ठीक है, और भोजन को निगलने में भी हेल्प करेगी। तो ये काम हो गया जीभ का। तो दांत का, जीभ का और लार का, तीनों का काम किसके अंदर आ गया? मुख गुहा के अंदर आ गया। ठीक है, अब मुख गुहा के अंदर से, मुख गुहा के देखिए, मुख गुहा के अंदर से भोजन कहां जाएगा? ग्रसनी में जाएगा। ठीक है, मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में प्रवेश करता है, और ग्रसनी मैंने बताया था सांझा चैम्बर है,
एक साझा रास्ता है भोजन और वायु के लिए, ठीक है। भोजन भी वहीं से जाएगा और वायु भी वहीं से जाएगी जो आप सांस से लेते हो। ग्रसनी से भोजन कहाँ जाएगा? फिर ग्रसिका में प्रवेश करता है। ग्रसनी से भोजन ये ग्रसिका या फूड पाइप में प्रवेश करेगा, यहां तक फूड पाइप खत्म हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। और ग्रसिका की मांसपेशियां, जो ट्यूब होती है ना आपकी फूड पाइप की, उसके अंदर मांसपेशियां होती है, वो मांसपेशियां लगातार फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, फिर सिकुड़ेंगी, फिर फैलेंगी। भोजन को कहाँ छोड़ देगी? वो भोजन को अमाशय में धकेल देगी, ठीक है। ये जो फूड पाइप है यहां से लेके यहां तक, इसकी जो मांसपेशियां हैं सिकुड़ेंगी, फैलेगी। जो भोजन इसके अंदर पड़ा ना वो यहाँ अमाशय के अंदर धकेला जाएगा और लयबद्ध रूप से सिकुड़ेंगी, फैलेंगी। मतलब पहले सिकुड़ेंगी, फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, फैलेंगी। इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम, इस प्रक्रिया को मांसपेशियों का लयबद्ध रूप से सिकुड़ना और फैलना, उसको बोलेंगे क्रमाकुंचक गति। किसके अंदर होता है ये? ग्रसिका के अंदर, मतलब फूड पाइप के अंदर। ग्रसिका की मांसपेशियों का लयबद्ध रूप से सिकुड़ना और फैलना, जिसको बोलेंगे क्रमाकुंचक गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। आप भोजन कहाँ आ गया? अमाशय के अंदर आ गया, स्टमक के अंदर आ गया, ठीक है। बुक आपके सामने होनी चाहिए। अच्छा, ग्रसिका से भोजन कहाँ आ गया? अमाशय में आ गया। अच्छा, अमाशय के अंदर वाली जो सतह है ये आपका अमाशय है, ये आपका अमाशय। अमाशय की जो अंदर वाली सतह है, ये वाली जो सतह, इसमें क्या होती है? ग्रंथियां होती है, उसको बोलेंगे हम जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। और अमाशय की जो अंदर वाली दीवार है, ये जो अंदर वाली दीवार है, ये पूरी दीवार, ठीक है, अंदर वाली नहीं, पूरी ही दीवार, ये वाली और ये वाली चारों तरफ से, ठीक है। उस दीवार के अंदर मांसपेशियां होती है, वो भी सिकुड़ेंगी, फैलेंगी, ताकि भोजन घूमेगा। जैसे कि वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े घूमते हैं, तो आपका भोजन जो अमाशय के अंदर चला गया ना, वो घूमेगा, सिकुड़ेंगी, फैलेगी जब, ठीक है। मांसपेशियां किसकी? अमाशय की। तो अमाशय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जो भोजन के को बिलोने में मदद करते हैं, सिकुड़ती है और फैलती भी है। ये आएगा इसके अंदर, ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा इसको। अच्छा, जठर ग्रंथियां होती हैं अंदर वाली सतह पर अमाशय के। जठर ग्रंथियों का काम क्या है? वो एक जूस छोड़ेंगी, जिसको बोलेंगे अमाशय रस, ठीक है। अमाशय रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अम्ल होता है, वो भोजन के साथ मिलेगा और वो भोजन को क्या बनेगा? नरम बना देगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक होता है, तेजाब की तरह काम करेगा, भोजन को नरम बना देगा, ताकि भोजन जो है वो छोटे टुकड़ों में बट सके और उसको पचाया जा सके। एक तो अमाशय रस हो गया, ठीक है, जठर ग्रंथि से निकलेगा। और जठर ग्रंथि से क्या निकलेगा? उस पेप्सिन एंजाइम निकलेगा। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? भोजन में मौजूद जो प्रोटीन है उसको पचाने में मदद करता है, पेप्सिन एंजाइम, ध्यान रखना। तीसरा, श्लेष्मा नाम का एक लिक्विड निकलेगा, चिकना श्लेष्मा। वो क्या करेगा? अमाशय की जो अंदर वाली दीवार है उसको चिकना बना देगा, ताकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो तेजाब वाला प्रभाव है उसके इफेक्ट से अंदर वाली दीवार न गल जाए। क्योंकि अमाशय रस के अंदर जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो तो एसिडिक होता है, वो तो भोजन को नरम करने के लिए है, लेकिन अगर वो अमाशय के अंदर वाली दीवारों के कांटेक्ट में आएगा तो उसको गला देगा। तो उसको गलाने से बचने के लिए क्या होगा? जो जठर ग्रंथि एक लिक्विड छोड़ती है, चिकना श्लेष्मा, जो अमाशय के अंदर वाली दीवार को, अंदर वाली सतह को अमाशय रस के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना उसके गलने वाले प्रभाव से बचाता है श्लेष्मा। तो जठर ग्रंथि से एक तो अमाशय रस निकला, पेप्सिन एंजाइम निकला, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, और श्लेष्मा नाम का एक चिकना लिक्विड निकला, ठीक है। आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए उसके बाद देखते हैं। देखिए, अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, ठीक है। अमाशय से भोजन देखो, अमाशय से भोजन मैं साइड में कर देता हूं, आपको दिखाई नहीं देगी यहां से। अमाशय से भोजन, ये छोटी आंत यहां से लेके यहां तक है, छोटी आंत में प्रवेश करता है। और छोटी आंत है ना, यहां से लेके यहां तक है, सबसे लंबा हिस्सा है आहार नली का। इसको छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो है चौड़ाई कम होती है। इसका जो व्यास होता है ना, ये व्यास क्या होता है? ये होता है ना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, व्यास आपको पता है ना। तो इसकी चौड़ाई कम होती है, इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं, वरना लंबाई में सबसे बड़ी यही होती है, छोटी आंत, ठीक है। आहार नाली का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत, जो बहुत ज्यादा मोड़ा होता है ताकि वो छोटी सी जगह में समा सके। इसका लंबा कार्य क्या होता है? पचे हुए भोजन को इसने अवशोषित करना है। पचा हुआ भोजन इसमें धीरे धीरे गुजरेगा
और धीरे धीरे गुजरते गुजरते जो है बॉडी जो इसको पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी। ठीक है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में मदद करता है। अच्छा, इसके ऊपर वाले हिस्से में यकृत से पित्त रस, देखिए छोटे हाथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे, इसमें यकृत से, तो ये पित्त की थैली है, पित्त की थैली से एक रस निकलता है पित्त रस, वो ट्यूब के जरिए यहाँ आ जाएगा। और अग्नाशय से एक ट्यूब निकलेगी, वो भी ट्यूब कहाँ खुलेगी, छोटे हाथ के ऊपर वाले हिस्से में खुलेगी। और अग्नाशय रस से जो ट्यूब आती है, अग्नाशय से जो ट्यूब आती है उसके अंदर रस होता है जिसको बोलेंगे अग्नाशय रस। और लीवर से आती है जो ट्यूब, उसके अंदर जो रस होता है उसको बोलेंगे पित्त रस। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले, छोटे हाथ के ऊपर वाले हिस्से में यकृत से मतलब लीवर से पित्त रस, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बाइल जूस, और अग्नाशय से मतलब पैनक्रियाज से क्या आएगा, अग्नाशिक रस या पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, वो आता है। ठीक है, और पित्त रस, जो पित्त रस होता है जो लीवर से आता है, गोल ब्लैडर से। ठीक है, लीवर के अंदर ही गोल ब्लैडर पित्त की थैली होती है ये वाली। तो पित्त रस जो होता है वो क्षारीय होता है, मतलब एसिडिक का उल्टा। ठीक है, क्षारीय होता है। तो देखिए जो भोजन एसिडिक बन गया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, वो भोजन आगे अगर जाएगा तो छोटी हाथ के अंदर वाली दीवारों को गला देगा, छाले वगैरह भी कर सकता है, छोटी हाथ डैमेज हो सकती है। तो क्या होएगा, तो ये जो पित्त रस है ना वो क्षारीय है, ये क्या करेगा, एसिडिक इफेक्ट को जीरो कर देगा। पित्त रस क्षारीय होता है जो अमाशय से आ रहे भोजन के अम्लीय प्रभाव मतलब एसिडिक इफेक्ट को से छोटी हाथ को बचाता है, उसको जीरो बना देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और पित्त रस के अंदर क्या होता है, पित्त रस जो वसा के, जो आपके भोजन के अंदर जो फैट वगैरह आपने खाया ना, घी वगैरह, वसा की छोटी जो गोलिकाओं मतलब गोलियां एक किस्म से, उसको क्या करेगा, और छोटी गोलिकाओं में चेंज कर देगा। पित्त रस वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, ताकि आगे अग्नाशिक रस जो आएगा ना यहाँ पे, अग्नाशिक रस क्या करे, उसके अंदर एक एंजाइम होता है वो वसा पे काम करता है। तो अगर ये बड़ा जो पार्ट है वसा का छोटे पार्ट में नहीं टूटेगा, ठीक है, पित्त रस की वजह से, तो आगे जो एंजाइम आएगा ना अग्नाशिक रस से, जिसने वसा को डाइजेस्ट करना है, घी वगैरह का फैट को डाइजेस्ट करना है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पित्त रस वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, ताकि अग्नाशिक रस में ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है अग्नाशिक रस में, और लाइपेज नाम का एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, और लाइपेज एंजाइम जो लिपिड मतलब फैट, वसा, घी, इनको मतलब एक ही बात है, लिपिड, फैट, वसा, घी एक ही बात है। ठीक है, इनको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा अग्नाशिक रस। ठीक है, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत, यहां तक पढ़ लिया हमने। अब छोटी आंत की अंदर वाली सतह अगर हम देखें, देखिए छोटी आंत है, मान लीजिए इसको अगर मैं काटता हूं और मैं अगर देखूं तो क्या होगा, ये खाना यहां से जा रहा है, तो छोटी आंत को मैंने देखा अंदर से ना, ये उंगलियों की तरह की संरचनाएं होती हैं, इसको बोलेंगे हम दीर्घ रोम, या इंग्लिश में बोलते हैं विलाई। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये जो सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल जो है उसको बढ़ा देंगी, ताकि जो भोजन गुजरेगा ना, ज्यादा से ज्यादा जो भोजन जो है वो सोखा जा सके। ठीक है, छोटी आंत से भोजन, छोटी आंत के अंदर वाली सतह में उंगली की तरह संरचनाएं होती है, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। रोम आएगा। दीर्घरोम सतह का क्षेत्रफल बढ़ा, दीर्घरोम जो है सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देती है, ताकि उपचे हुए भोजन को अच्छे से अवशोषित किया जा सके। इन दीर्घरोमों के अंदर क्या होती है, रुधिर वाहिकाएं मतलब ब्लड वेसल की सप्लाई होती है, जो कि हार्ट से आती है, दिल से आती है। दिल से ना खून की नली आती है, कहाँ सप्लाई होगी, इन दीर्घरोमों के अंदर। और जो भोजन होएगा ना, खून की नलियों में जो खून बह रहा है ना उसमें चला जाएगा, और फिर दिल को चला जाएगा। और दिल क्या करेगा, हमारा हृदय या दिल क्या करेगा, पूरे हर एक बॉडी की जो कोशिकाएं है ना, सभी कोशिकाओं को वो भोजन पहुंचा देगा। ठीक है, दीर्घरोमों में रुधिर वाहिकाओं की सप्लाई होती है, ताकि पचे हुए भोजन को अवशोषित किया जा सके। आराम से पढ़ना है, देखिए आराम से ध्यान से। मेरी वीडियो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा फिर आपने देख लेनी है। ठीक है, फिर देखिए छोटी आंत से भोजन जाएगा बड़ी आंत में। देखिए छोटी आंत से फिर भोजन कहाँ गया, ये बड़ी आंत में।
ठीक है। बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? वैसे साइज में बड़ी नहीं होती है, लंबाई में बड़ी नहीं होती है, लेकिन चौड़ाई में बड़ी होती है, ऐसे चौड़ी ज्यादा होती है, इसलिए उसको बोलते हैं बड़ी आंत। इसका व्यास जो है ज्यादा होता है, व्यास। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसमें जो लगभग पचा हुआ भोजन यहाँ पे जो है सोख लिया जाएगा। बिना पचा हुआ भोजन के अंदर सिर्फ पानी वगैरह बच गया, अगर बॉडी को जरूरत है ना पानी वगैरह की, तो इस हिस्से के अंदर पानी जो है बॉडी सारा का सारा सोख लेगी उस अनपचे भोजन से। ठीक है। और अनपचा भोजन फाइनली पहुंचेगा यहाँ पे गुदा के अंदर, एनस से वो गुदा में पहुंचेगा या एनस में पहुंचेगा, गुदा या एनस एक ही बात है, और एनस के जरिए वो बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है। देखिए पित्त की थैली के अंदर ना कई बार ना पथरी वगैरह हो जाती है, तो डॉक्टर ना पित्त की थैली को हटा देते हैं। तो अगर पित्त की थैली हटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, पित्त की थैली क्या करेगी, जो वसा है, घी वगैरह खाते हो, घी को पचाने में मदद करती है, क्योंकि पित्त की थैली के अंदर ही पित्त रस बनता है। वो पित्त रस छोटी आंत में आता है और वो वसा की जो बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलता है, ताकि आगे एंजाइम जो है ना पैनक्रियाटिक जूस से, अग्नाशिक रस से वो अपना प्रभाव दिखा सके। तो अगर पित्त की थैली आपके शरीर से हटा दी तो आपको घी वगैरह कितना खाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, लेकिन घी आपको नहीं पचेगा अगर पित्त की थैली हटा दी। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा मानव में पोषण की पूरी प्रक्रिया। तो आपने इसको आराम से कर लेना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। और एक एक स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए। सारा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।